नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हो रही है। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा शामिल है। वहीं इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सरकार की मुहर लगने की उम्मीद भी जताई जा रही है। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि 18 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा बजट सत्र से पहले इसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। खास तौर पर संशोधित भू कानून, आगामी वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का बजट और नौकरियों से जुड़े कुछ प्रस्ताव हैं और टैक्स प्रणाली में बदलाव पर चर्चा की जा सकती है। कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड के पुराने बाजारों को नए सिरे से विकसित करने की रीडेवलपमेंट नीति पर भी चर्चा होगी। वहीं बैठक में योग नीति, महिला नीति समेत तमाम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है और इसके अलावा चीनी मिलों के 123 सीजनल मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने का रास्ता भी साफ हो सकता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट बैठक ले रहे हैं और इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। वहीं इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सरकार की मुहर लगने की उम्मीद भी जताई जा रही है और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि 18 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा बजट सत्र से पहले इसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। खास तौर पर संशोधित भू कानून, आगामी वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का बजट और नौकरियों से जुड़े प्रस्ताव और टैक्स प्रणाली में बदलाव पर चर्चाएं की जा सकती हैं। वहीं कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड के पुराने बाजारों को नए सिरे से विकसित करने के लिए रीडेवलपमेंट नीति पर भी कार्य किया जा सकता है और बैठक में योग नीति, महिला नीति समेत तमाम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। आपको बता दें कि इसके अलावा चीनी मिलों के 123 सीजनल मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने का रास्ता भी खुल सकता है। बजट सत्र के पहले यह बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हो रही है। उधम सिंह नगर के बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने गए कर्मचारियों को विधायक तिलकराज बेहड़ तीखा विरोध झेलना पड़ा। वहीं विधायक बेहड़ ने कर्मचारियों को न केवल खरी खोटी सुनाई बल्कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर को जमीन में पटक कर तोड़ भी दिया। विधायक ने कहा कि जहां विरोध होगा वहां तिलकराज आम जनता के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने ऐलान किया कि मीटर के आड़ में गरीबों को खून चूसने नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत तिलकराज बेहड़ की प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रीपेड मीटर उत्तराखंड में किसी भी रूप में मुफीद नहीं है, इसकी आड़ में बिजली की कीमतें बढ़ जाएंगी। हरदा ने कहा कि उत्तराखंड में धीरे धीरे लोगों के गले में प्रीपेड मीटर की फांस डाल दी जाएगी और ऐसे में तिलकराज बेहड़ ने जो किया उसके लिए मैंने उन्हें बधाई दी है क्योंकि हम विपक्ष में हैं, हमें ये तेवर दिखाने ही पड़ेंगे। इसकी आड़ में बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। अभी प्रीपेड मीटर से कुछ सस्ता ही होगी बिजली, लेकिन धीरे धीरे जो है जिस तरीके से जियो वालों ने अपना वो कशा है उस तरीके से उत्तराखंड के गले में जो है ये प्रीपेड मीटर की फांस डाल दी जाएगी। और मैं तिलकराज बेहड़ को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैंने उनको आज कहा साबस बकब, ये तेवर दिखाने पड़ेंगे। हम अपोजिशन हैं और जनता के सवालों पर हमारे तेवर तीखे होने चाहिए। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की अनदेखी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब निकाय चुनाव के बाद एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर निर्वाचित जनप्रतिनिधि ने कुर्सी संभालने से ही मना कर दिया। दरअसल निकाय चुनाव में गैरसैंण से मोहन भंडारी ने नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की थी, लेकिन 6 फरवरी को शपथ लेने के बाद से वो अभी तक अपनी कुर्सी पर बैठे ही नहीं है। मोहन भंडारी ने कहा कि गैरसैंण में कोई स्थायी एसडीएम नहीं है, जिसको लेकर उन्होंने फैसला किया है कि जब तक गैरसैंण में स्थायी एसडीएम की नियुक्ति नहीं होती है तब तक वो अपनी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे और स्टूल पर बैठकर अपना कार्य करेंगे। वहीं कांग्रेस के नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी ने इस विरोध को बीजेपी ने नौटंकी करार दिया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी आवाज उठाने का अधिकार दिया है, चाहिए कांग्रेस से प्रतिनिधि हो या फिर निर्दलीय, सभी अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं।
गैरसैंण में लंबे समय से एसडीएम और तहसीलदार जो स्थायी रूप से होने चाहिए थे नहीं है। यहाँ पर जो तहसीलदार और एसडीएम है वो कर्णप्रयाग से जो तहसील और एसडीएम है उनको अतिरिक्त प्रभार गैरसैंण का दिया गया है। कहने को तो गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है, लेकिन यहाँ पर उच्च अधिकारियों का ना होना साफ साफ दिखाता है कि सरकार गैरसैंण को लेकर कितनी संवेदनशील है। जब से मैंने पदभार ग्रहण किया है, शपथ 6 तारीख को हुई, तब से ही मैं कुर्सी के बगल में बैठकर अपने कार्यभार का निर्वहन कर रहा हूं, क्योंकि मैंने जनता से वादा किया था कि मैं गैरसैंण में स्थायी एसडीएम और तहसीलदार की नियुक्ति तक अपनी कुर्सी पर नहीं बैठूंगा और मैं जनता ने जो मुझे जिताकर भेजा है उस फैसले का सम्मान करते हुए उनके साथ किए हुए वादे को निभा रहा हूं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द गैरसैंण को गंभीरता से ले और यहाँ पर स्थायी एसडीएम और तहसीलदार भेजें। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार की तमाम जगह वाहवाही भी किया जा रहा है, लेकिन अब कई लोगों ने इस पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं और राज्य के कुछ लोग इस मसले को लेकर हाई कोर्ट भी पहुंच गए हैं, जिसमें भीमताल के सुरेंद्र सिंह नेगी सहित मशहूर फिल्म कलाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई अल मसूदी सिद्दीकी सहित कुछ अन्य लोगों ने भी हाई कोर्ट में रिट दायर की है कि जिसमें लिव इन रिलेशनशिप सहित अल्पसंख्यक के रीति रिवाज में फेरबदल को लेकर हाई कोर्ट पहुंचे हैं। वो इस पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि 3 वर्ष की मशक्कत के बाद उत्तराखंड में यूसीसी के नियम बनाए गए हैं और इसमें स्पष्ट बातें लिखी हुई हैं, जिसमें किसी भी धर्म जाति के रीति रिवाज के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। इस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाने वालों ने समान नागरिक संहिता के नियमों को सही तरीके से अध्ययन नहीं किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जाना उनका अधिकार है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में जाने से पहले उन्हें यूसीसी के सभी नियमों का अवलोकन कर लेना चाहिए था। देखिए, जिस प्रकार से कुछ लोग जो प्रदेश में हमने यूसीसी लागू किया है, शायद वो इसका अध्ययन नहीं कर पाए और जिस प्रकार से उनकी भावना समान नागरिक संहिता के अनुरूप नहीं है या सोच उनकी नहीं है, जबकि इस समान नागरिक आचार संहिता में यानी यूसीसी में सबको समान अधिकार, सबको समान जो है चाहे शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी उसमें समान अधिकार दिया गया है। किसी को मैं ये कह सकता हूँ, जब मुस्लिम कंट्रीज यूसीसी लागू कर सकते हैं, ये संविधान की दुहाई देने वाले लोग, संविधान में निहित है कि जो हमारा यूसीसी है उसको हम अनुच्छेद 44 के अंतर्गत लागू कर सकते हैं। फिर यदि इस प्रकार का जो प्रपंच रच रहे हैं तो अंतोगत्वा सत्य की जीत हो। देहरादून के जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि नशे के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक स्कूल में शिक्षक को नोडल बनाएं और स्कूल में एंटी ड्रग समिति बनाते हुए बच्चों को भी शामिल करें। वहीं स्कूल में मानस पोर्टल का प्रचार प्रसार भी करें, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर चस्पा करें और मिलावटी खाद्य पदार्थ, नकली दवा और नशे के लिए प्रयुक्त दवा बिक्री पर मुकदमे दर्ज करने के निर्देश भी दिए और इसके लिए संबंधित उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, ड्रग इंस्पेक्टर को बताते हुए ऐसे कृत्य करने वालों के विरुद्ध कड़े एक्शन देने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हिस्ट्री शीटर्स का एनडीपीएस प्रोफाइल बनाया गया है और डॉग स्क्वाड के माध्यम से चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। हमारे यंगस्टर्स में उनको इस मेहनत से वीन अवे करने के लिए अभी तक सिर्फ नोडल ऑफिसर्स होते थे हमारे कॉलेजेस में, सेकेंडरी स्कूल्स में, पर इसके ऊपर डेटरेंट एक्शन तभी पॉसिबल है जब जो हमारा इन्फॉर्मर नेटवर्क है वो स्ट्रांग हो। सो उसी के दृष्टिगत अब कॉलेज और स्कूल्स में जो 9th ऑनवर्ड्स बच्चे होंगे, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, उनको एक एंटी ड्रग कमेटी का पार्ट बनाया जाएगा और उनका सीधा जो इंटरेक्शन है वो हमारे एनसीबी, हमारा पुलिस ड्रग सेल और हमारे जो एसडीएम्स हैं उनके साथ किया जाएगा। बहुत ही जल्द वो कमेटी से कॉन्स्टिट्यूट करके उनका एक बृहद स्तर पे अधिवेशन किया जाएगा। देहरादून को स्वच्छ बनाने के संकल्प के लिए पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा के कार्यकाल में डस्टबिन फ्री दून का लक्ष्य रखा गया था। साथ ही शहर के सभी स्थानों से कूड़ेदानों को हटाकर निगम की गाड़ियों के माध्यम से घर घर जाकर कूड़ा उठाने का काम किया जाना था। हालांकि न कूड़ा उठाने की गाड़ियों पर हमेशा ही आरोप लगते रहे हैं कि ये गाड़ियां देरी से या तो कई दिनों के अंतराल के बाद पहुंचती हैं, जो कि आम जनमानस के लिए एक परेशानी का सबब बन जाता है।
मेयर की कुर्सी सौरभ थपलियाल ने संभाली है, तो कितना बदलाव इस पूरे प्रकरण में देखने को मिलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि नवनियुक्त मेयर ये दावा तो जरूर करते नजर आ रहे हैं कि शहर की सफाई व्यवस्था में अब बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। हरिद्वार के जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर की संदिग्ध मौत को 10 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन मामले का खुलासा अभी तक नहीं हो सका है, जिससे डॉक्टरों में संगठन में नाराजगी जताई जा रही है। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के डॉक्टरों ने जिला अस्पताल में मीटिंग कर काली पट्टी बांधकर काम करने का निर्णय लिया है। साथ ही एसएसपी से जल्द मामले का खुलासा करने की मांग भी की है। आपको बता दें कि हरिद्वार के जिला अस्पताल में संविदा पर कार्यरत डॉक्टर गोपाल गुप्ता का शव गंग नहर के किनारे बहादुराबाद थाना क्षेत्र में मिला था और डॉक्टर की मौत के मामले में हत्या की आशंकाएं जताई जा रही थी। वहीं हरिद्वार के एसएसपी का कहना है कि डॉक्टर की मौत के खुलासे के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। बहुत जल्द ही इस गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा। जो मीटिंग की गई थी उसमें यह तय किया गया कि कल एक संघ का प्रतिनिधिमंडल और सीएमओ और पीएमएस सर को भी ये बात इन्फॉर्म की गई है कि आप भी एसएसपी महोदय से वार्ता करके इस जो दुर्घटना हुई है उसके संबंध में जल्दी से जल्दी उसका पता चल पाए। तो पत्र भी लिखेंगे और एक हमारा जो प्रतिनिधिमंडल होगा वो भी एसएसपी महोदय को मिलने जाएगा। और साथ ही आज संघ ने ये भी निर्णय लिया कि कल से जो भी हमारे हरिद्वार जिले के जितने भी डॉक्टर्स हैं सब काली पट्टी बांध के कार्य करेंगे। उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा में लंबे समय से दलित जाति का विधायक होने के बाद भी अभी तक दलित बाहुल्य गांवों की दशा और दिशा नहीं सुधर पाई है। बागेश्वर विधानसभा में अनुसूचित जाति के लोग बीजेपी और कांग्रेस दोनों के एजेंडों में कहीं भी फिट नहीं बैठते हैं। दोनों की राष्ट्रीय दल दलितों को केवल वोट बैंक तक ही सीमित रखते हैं। विकास की मुख्य धारा से कहीं दूर हाशिए में पड़े दलित बाहुल्य गांव आगरकोट के ग्रामीणों के जीवन में घटित अनसुनी कहानियां विकास को खोज रही हैं। वहीं आगरकोट गांव के हालात काफी दयनीय दिशा में हैं और गांव तक पहुंचने का पैदल रास्ता भी नहीं है। ग्रामीण पशु चारा व्यवस्था से दिन काट रहे हैं और गांव की जमीनें भू कटान से उचड़ चुकी हैं। केवल चुनावों के समय ही गांव में आकर क्षेत्र के नेता लंबे लंबे भाषण दे जाते हैं, लेकिन ग्रामीणों को राशन के लाले पड़े हुए हैं। आगरकोट गांव के ग्रामीणों द्वारा खुलकर मीडिया के माध्यम से अपनी त्रासदी को बताते हुए धामी सरकार से गांव में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने की अपील की है। हमने कुछ नहीं देखा, जैसा है वो सही है। यहाँ हमारे गांव में मैत भी है, यहाँ ससुराल भी है, जैसा है वो सही हम। मकान टूटे में तो आप देख सके, आप चेक कर सकते हैं। 50 में नोट को लगा मकान के अंदर। कौन मेरा में बुढ़ा होगा, आंख ये काम सुधरेगा नहीं सुधरेगा। सरकार ने 1500 पेंशन दे रहा है। क्या हम खाना खाओगे, क्या मैं कपड़ा बनाऊंगा, क्या मैं क्या करूँगा, कैसे मकान बनाऊंगा, मैं कैसा बनाते। लड़का तो अपना धूम है। कौन मेरे बना आदमी 35-40 साल की उम्र के मर गया था और जब मैंने भुगत रहा है गाँव में से मेरे ये क्या परेशानी बताऊँ। न मैं इधर जा न उधर जा, न मैं खेती कमा सकता हूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं। 50 मेरे अंदर की टोकर लगा रहा लकड़ी का। हिमाचल प्रदेश की महिला हैंडबॉल टीम ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में इतिहास रच डाला है। उन्होंने लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीतकर अपनी श्रेष्ठता साबित की है। फाइनल मुकाबले में हिमाचल की बेटियों ने जबरदस्त खेल भावना और शानदार कौशल्य का परिचय देते हुए हरियाणा को 46-39 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। इस जीत के साथ हिमाचल प्रदेश की महिला हैंडबॉल टीम ने पूरे देश में अपनी पहचान और मजबूत कर ली है। यह उपलब्धि हिमाचल प्रदेश के खेल इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ती है। टीम की कप्तान ने कहा कि यह हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण है। हमें पूरे साल इस खिताब को जीतने के लिए मेहनत की है और आज हमारी मेहनत रंग ला रही है। कोच ने भी टीम की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि लड़कियों ने इस जीत के लिए दिन रात मेहनत की थी। उनकी फिटनेस, तकनीक और खेल भावना ने आज हमें दूसरी बार राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड जिताया है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे हिमाचल में जश्न का माहौल पसर गया है और खेल में पहुंचे सांसद अजय भट्ट ने भी टीम को बधाई दी है। साथ ही मुख्यमंत्री और खेल मंत्री ने भी टीम को बधाई दी है और भविष्य में खिलाड़ियों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया है।
भारतीय किसान रोड संगठन ने प्रशासनिक भवन से पैदल मार्च निकालते हुए रूड़की तहसील ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। धरने के दौरान किसानों ने रूड़की एसडीएम से मुलाकात की और अपनी मांगों से अवगत कराया। किसानों का कहना है कि बिजली विभाग 5,000 रुपए के बकाया पर किसान और गरीब लोगों के कनेक्शन काट रहा है। उन्होंने कहा कि जो किसानों पर सिक्योरिटी चार्ज लग रहा है वो भी हटाया जाए और चकबंदी विभाग के जो घोटाले चल रहे हैं उसकी जांच भी की जाए। इस दौरान किसानों ने कहा कि जिन किसानों की जमीन गई है उनमें से कई किसान ऐसे हैं जिनका आज तक जमीन का भुगतान नहीं हो पाया है। ये सारी समस्याएं किसानों ने रूड़की एसडीएम के सामने रखी और रूड़की एसडीएम आशीष कुमार मिश्रा ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को बुलाकर उनसे किसानों की समस्याओं का जल्द निस्तारण करने को कहा है। और भारतीय किसान यूनियन रोड के जो भी प्रतिनिधि थे उनके द्वारा जो है हर एक बिंदु पे विस्तृत चर्चा की गई कि किस तरीके से जो है किस स्तर पे जो है कार्रवाई अपेक्षित है। जो भी लोकल स्तर की जो कार्रवाई है जो हमारे स्तर से ही हो सकती है उसमें भी जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को निर्देशित किया गया है कि जो हमारी जो लोकल परिस्थितियां हैं, हमारी जो लोकल कंडीशंस हैं और किसान की जो एक प्रैक्टिकल इश्यूज हैं, किसान की जो आर्थिक या फिर सामाजिक जो वो हैं समस्याएं हैं उसको जो है ध्यान में रखते हुए हमें जो उन्हें एक कस्टमर की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए बल्कि एक हमारा जो है किसान भाई हैं, किसान बंधु हैं, तो उनकी तरह ट्रीट करके जो है एक संवेदनशीलता के साथ सभी के सुना जाए और सभी की समस्याओं को जो है बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में हैं, बहुत सारी चीजें नहीं। 13 फरवरी को होने जा रही फॉरेस्ट फायर मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य और सचिव आपदा प्रबंधन उत्तराखंड शासन की मौजूदगी में टेबल टॉप एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। एक्सरसाइज में जनपद स्तर पर एनआईसी कक्ष में वीसी के माध्यम से सभी अधिकारियों ने हिस्सा लिया और उत्तराखंड राज्य में वनाग्नि की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समन्वय से टेबल टॉप एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। एक्सरसाइज का शुभारंभ एनडीएमए के सदस्य अता हुसनैन ने 10 बिंदुओं के एजेंडे के साथ किया। इसके बाद सचिव आपदा प्रबंधन उत्तराखंड शासन विनोद कुमार सुमन द्वारा जनपदों से जुड़े अधिकारियों से 13 फरवरी 2025 को होने जा रही फॉरेस्ट फायर की मॉक ड्रिल की तैयारियों का जायजा भी लिया। जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है इनके द्वारा जो है डायरेक्शंस दिए गए थे। उत्तराखंड की 7 सबसे ज्यादा सेंसिटिव जनपद जो है जिसमें 13 तारीख को मॉक एक्सरसाइज होनी है। इसी क्रम में जो है आज टेबल टॉप एक्सरसाइज हुई है जिसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सेक्रेटरी आपदा इनके द्वारा जो है ये एक्सरसाइज कराई गई है। इसमें सभी विभागों को जो मॉक एक्सरसाइज है उसका पार्ट होना है क्योंकि फॉरेस्ट फायर एक आपदा घोषित है, तो आपदा में जो है सभी विभागों का सक्रिय सहभाग होना चाहिए। इसी के लिए मॉक एक्सरसाइज की जा रही है और सभी विभागों के लिए जो है डायरेक्शंस दिए गए हैं। देवभूमि उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा के बाद अब ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा अप्रैल महीने के अंत में शुरू होने जा रही है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मुहैया करवाने के उद्देश्य से बीती 5 फरवरी को गढ़वाल आयुक्त के द्वारा विभिन्न विभागों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें परिवहन विभाग भी शामिल रहा। बैठक को लेकर आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने बताया कि सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने परिवहन की तैयारियों को लेकर बताया कि परिवहन विभाग चारधाम यात्रा को लेकर तैयार है। बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष परिवहन विभाग के वाहनों की संख्या भी बढ़ाई गई है और परिवहन की नई चौकियों को भी तैयार किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड की व्यवस्था भी की जा रही है, जिसे अप्रैल माह या जैसे भी निर्देश प्राप्त होंगे उस हिसाब से वाहनों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, उत्तराखंड की जो विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा है वो शुरू होने वाली है, जिसको लेकर 5 फरवरी को माननीय गढ़वाल कमिश्नर महोदय ने मीटिंग ली थी और जिसके अंदर विभिन्न विभागों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे और विचार किया गया था कि कैसे इस यात्रा को पिछली बार की यात्रा से बेहतर बनाया जाए। उसी के अंदर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी है कि जितने भी यात्री आए उनको अच्छी सस्ती परिवहन सेवा उपलब्ध हो। हमारे पास बसों की पर्याप्त संख्या है, टेम्पो ट्रैवलर, टैक्सी, मैक्सी हमारे पास पर्याप्त उपलब्ध है। पिछली बार हमने 32 से 33 हजार वाहनों का उपयोग किया था चारधाम यात्रा को ले जाने के लिए। इस बार हमारे पास उससे ज्यादा वाहन उपलब्ध है। सबको कम दर पर बहुत अच्छे वाहन मिलेंगे। इसके साथ साथ दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हमारी नई चेक पोस्टें पूरी तरह तैयार है। ग्रीन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस पूर्ण कर लिया गया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशों पर सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने तथा उड़दंग करने वालों और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध दून पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान दून पुलिस द्वारा अलग अलग थानों तथा क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर सड़क किनारे खुले में अथवा गाड़ियों में शराब पीने और पिलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाकर कुल 119 व्यक्तियों को गाड़ी में बैठाकर थाने ले जाया गया और पूछताछ के पश्चात उन्हें भविष्य के लिए सख्त हिदायत देकर सभी 119 व्यक्तियों को पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालानी कार्यवाही की गई। इसके साथ कुल 37,500 का जुर्माना भी उनसे वसूला गया। बात करेंगे देहरादून की, जहां देहरादून पुलिस ने कार्यवाही में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने हत्या के आरोप में फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की है। हत्या के अभियोग में वंचित चल रहे अभियुक्त को दून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला कुछ समय पहले का है और मामूली कहासुनी का ये विवाद हुआ था। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडों से वार दी और उसके परिजनों पर जानलेवा हमला कर दिया था। घटना में एक महिला की मौत हो गई थी और घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने घटना में शामिल मुख्य आरोपियों के साथ अन्य आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेज दिए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।